अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। चैनल वॉइस ऑफ नॉवेल्स बाय सारा पर एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। पास मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नॉवल के आने वाली हर नोटिफिकेशन की खबर आप तक बआसानी पहुंचने वाली बन सके। और लाजमी जो है आप लोगों ने कमेंट करना है, और जिसकी कमेंट अच्छा होगा मुझे बहुत खुशी होगी। और हम ना वीडियो के लास्ट में जो है कमेंट्स भी डिस्कस करते हैं, नेम के साथ रीड करते हैं, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए मैंने सोचा कि हम रीडर्स के साथ मिलकर जो है कमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो और उन्हीं के साथ साथ जो है मैं आप लोगों को जवाब भी दूंगी। तो फिर हम लोग कमेंट्स जो है उसमें रीड करेंगे, वीडियो में रीड करेंगे, ठीक है। और वीडियो के एंड में जो है जो प्रीवियस वीडियो होगी उसका जो है हम इस वीडियो में लगाऊंगी, इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो अभी हम नावल को रीड करते हैं। कंप्लीट ऑडियो नावल है एक सितम ऐसा भी, मोमिना शाह का है कंप्लीट ऑडियो नावल। वनी बेस है। अब मैंने तो पढ़ा नहीं कि कैसा है, लेकिन अब देखते हैं कि नावल कैसा होता है। और दूसरा, हाँ, मैंने हनी इलियास का नावल जो है वो पोस्ट किया था। कौन सा था? तेरे बिन बेवजह है सब। अगर पर्सनली मैं बोलूँ तो पर्सनली मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। यानी कि चीप रोमांस और उस सब से हटकर बिल्कुल अच्छा था। हाँ, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, कुछ मिस्टेक्स थी कई सीन में, लेकिन राइटर ने जो है मतलब लिखना शुरू किया, काफ़ी टाइम के गैप और स्पेस के बाद जो है दोबारा से ग्रो किया है और मतलब न्यू तरीके से लिखना शुरू किया है। तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत आती है, लेकिन एज़ अ न्यू राइटर उसने जो लिखना शुरू किया है बहुत बेहतरीन लिखा था। आप लोग स्टोरी को एक बार पढ़ें, स्टोरी के प्लॉट को सोचें कि स्टोरी का प्लॉट किस तरीके से था। तो फेसबुक पर भी नावल पोस्ट हुआ था, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। मेरे खुद के फादर, मैंने अपने फादर के सामने उसका वॉइस ओवर किया, तो मेरे फादर को खुद वो स्टोरी और बहुत अच्छी लगी। अगर आप देखें तो चीफ रोमांस और दूसरे सीन्स, बेडरूम सीन्स वगैरह इस तरह के होते हैं, तो उनसे काफ़ी हट कर था। लेकिन हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, आप लोगों को बिल्कुल हक है अपनी राय देने के लिए, लेकिन इस तरीके की किया करें कि किसी की दिल आज़ारी ना होना, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। खैर, अब तो बातें बहुत हो गई, तो अब नावल के जाने बढ़ेंगे। सूरज की रोशनी धीरे धीरे उफ़क़ से फूटने लगी थी। मलगजा सा अंधेरा अब भी मौजूद था। चिड़िया चहचहाकर सुबह होने का पता दे रही थी। पौधों में लगे फूल धीरे धीरे से खिलने लगे थे। चार सूप फैले सरसों के खेत, दूर दूर बने कच्ची मिट्टी के मकान, और इन मकानों से उठता धुआं वहाँ दिन शुरू हो जाने का पता दे रहा था। गुलाबी आंचल ओढ़े वो लड़की सरसों के खेत में भागती हुई पगडंडी पे कदम लड़खड़ाने से बचाने को कभी कभी हाथों को हवा में ऊंचा करके अपना तवाज़ुन बरकरार कर रही थी। नीरव रुक, पीछे से उसके पीछे दौड़ता वो लड़का उसे मज़ीद तेज़ी से भागने पर मजबूर कर गया। मैं नहीं रुकने वाली खबीस इंसान, वो भागती हुई फूली हुई सांसों समेत बोली। सुन मीरा, मेरी बात तो सुन ले, उसने उसके पीछे भागते कहा। मैं नहीं रुकूंगी, इतनी पागल थोड़ी हूँ, उसने सल कर कहा। जैसे ही कदम सड़क पर रखे उसका पैर मुड़ा और वो गिरी, पर हिम्मत करके दोबारा उठ बैठी। ऊंची नीचे सड़क पर भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा। वो अब उसके पीछे नहीं था। भागना उसे अब भी नहीं छोड़ा था कि एकदम उसका नाजुक वजूद किसी फौलादी वजूद से टकराया। डर और खौफ के मारे उसके हलक से चीख बरामद हुई। उसके चीखने पर मुकाबिल के माथे पर शिकनों का जाल बिछा था। चीखो मत, उसने उसे खुद से दूर झटक कर कहा। जी माफ़ी। उसने सर पर आंचल दुरुस्त करके साइड से निकल जाना चाहा कि मुकाबिल की आवाज़ पर वो रुकी। इतनी सुबह तनहा अकेली औरत, खेतों से निकलकर भागती आ रही हो लड़की, क्या करने गई थी? उसने करक लहजे में पूछा। उसकी बात का मफहूम समझते मीरब के तो सर पर लगी और तालू पर बुझी। कहना क्या चाह रहे हैं आप? उसने सुलह कर उसके मुकाबिल आते कहा। वही जो सुन कर आ रही हो, वही जो तुम कर आ रही हो, वही सर्द बेतासुर लहजा। आप होते कौन है मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने वाले? मीरा अपने मुकाबिल खड़े शख्स को जलती आंखों से घूरा। इस गांव का अगला सरदार, उसने गर्दन अकड़ा कर कहा। गांव के अगले सरदार हैं तो सरदारों वाली हरकत करें। ऐसी गिरी हुई बातें अक्सर शख्सियत भी करा देती हैं। उसने एक एक लफ्ज़ दबाकर कहा। बहरोज़ चौधरी की आंखें ताज्जुब से फैली थीं। वो इस लड़की को कोई आम लड़की समझ रहे थे, पर शायद
ये आम दिखने वाली लड़की बेहद ख़ास अंदाज और तवार रखती थी, जिसका अंदाज़ वो उन्हें बखूबी हो चुका था। बहुत खूब, उसने आंखों में ढेरों चमक लिए कहा। उसने उसकी बात पर आंखें घुमाई। उसने कदम एक बार फिर आगे बढ़ाने चाहे थे कि वो उसकी आवाज़ सुनकर रुकी। दिन का उजाला भी मुकम्मल नहीं निकला और तुम जवान जहान लड़की घर से बाहर निकली फिर रही हो। उसने कदर संजीदगी से कहा, ये आपले लेने अम्मा ने भेजा है। वो तने कर वापस उसके मुकाबिल आई, हाथ में पकड़े आपलों का थैला उसकी आंखों के पास ले जाकर लहराए। क्या तुम्हारी अम्मा को खबर नहीं हुई कि तुम हसीन हो, जवान हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है? वो उसे बगौर तकते हुए बोला। तो गुस्से से उसके नथने फूल गए और वो बिना मज़ीद कुछ कहे अपने घर की तरफ कदम बढ़ा गई। ज़मीनों पे चलता झगड़ा दो सरदारों का था, पर उनके साथ जमा हुए लोग बिना अपने किसी मुफाद के महज तफरीह का सामान बने अपने घरों से निकलकर अपने पसंदीदा सरदारों की टीम का हिस्सा बन गए थे। दोनों अतराफ एक दूसरे पर बंदूकें ताने खड़े वो तमाम लोग महज तफरीह का सामान कर रहे थे, पर कौन जानता था कि कब न जाने कैसे तफरीह का सामान करते कैसे यहाँ मातम का समा बन जाना था। एक हफ्ते से ज़मीन पर चलता झगड़ा अरूज पर था, और कहते हैं ना, हर अरूज को जवाल होता है। चौधरी मिर्ज़ा हुसैन के दोनों बेटे भी वहाँ मौजूद थे। एकदम जंग ने जोर पकड़ा, मामला गर्म हुआ और सबकी बंदूकें एक दूसरे पर तन गईं। मुखालिफ पार्टी से एक बंदा सामने निकल कर आया, चौधरी अफरा सयाब, जो कि 16-17 साल नौउम्र लड़का था। उसने मुखालिफ पार्टी के एक शख्स को बंदूक ताने अपनी तरफ बढ़ते देखा तो वह एकदम डरकर भागा, पर वह शख्स नार का। उसने उसके कंधे पर गोली चलाई। गोली सीधा कंधे पर लगी। वो नौउम्र लड़का तड़प कर नीचे बैठा। बंदूक थामे खड़े बंदे ने एक और गोली सीधा उसके सीने पे दिल के मकाम पर उतारी तो एकदम वो कश खाकर ज़मीन पर सजदा रेज़ा हो गया। चौधरी बेरोज़ की नज़र जैसी उसके वजूद पर पड़ी, वो भागता हुआ उस तक आया, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी पार्टी के तमाम फरीक भाग चुके। चौधरी बेरोज़ ने अपने छोटे भाई को गोद में उठाया। पागलों की तरह उसे अस्पताल के लेने भागा, पर अस्पताल पहुंचने तक वो जान की बाजी हार चुका। चौधरी की हवेली पर मानो गमों का पहाड़ टूटा था। मुखालिफ पार्टी के तमाम लोग भाग चुके। वो तमाम मर्द इलाका ही छोड़कर भाग चुके थे। रह गई थी तो महज उनकी औरतें। जिस शख्स ने गोली चलाई उस शख्स को सब लोग जानते थे। वो उनके गांव का ही तो बंदा था, हयात आलम। एक आम किसान था, पर एक आम से किसान की जुर्रत उसे कितनी भारी पड़ने वाली थी, शायद इस बात से वो किसान बेखबर था। वही हुआ जो इस इलाकों में होता था। पुलिस आई, अपने इलाके का मामला कहकर उन्हें चलता कर दिया और फिर जिरगा बिठाया गया। जिरगे में हयात आलम की बीवी को बुलाया गया। जिरगे में पैसों या फिर वनी खून बहा को रखा गया, जिसमें से चौधरी ने खून बहा का इंतखाब किया, क्योंकि उनके भाई इतना अर्जा थोड़ी था कि उसका कत्ल चंद नोटों के वास्ते माफ़ कर देते। खून बहा में हयात आलम की बेटी मीरब हयात आलम को वनी कर दिया गया। मीरब हयात आलम का निकाह चौधरी बेरोज़ से कर दिया गया, और फिर एक बार फिर वही खून बहा की दास्तान शुरू हो गई, जो शायद इन जागीरदारों के यहाँ बरसों से चलती आ रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? मीरब के सामने बैठी सफ़ेद दुपट्टे के हाल में बैठी पुरशफीक औरत ने नरम लहजे में पूछा। मीरब, उसने धीरे से कहा। बड़ा प्यारा नाम है, उन्होंने नम आंखों से कहा। शनो? अम्मा जी ने शनो को आवाज़ लगाई, जो किसी बोतल की जिनकी मानी हाजिर हुई। जी अम्मा जी, उसने शहादतमंदी से सर झुका कर कहा। इसे बेरोज़ के कमरे में ले जाओ। उन्होंने शन्ने को देखकर उसी नरम लहजे में कहा। जी अम्मा जी। शहादतमंदी की हदूद पार करते शनो ने मीरब को अपने साथ चलने को कहा। वो खामोशी से उसके पीछे चलने लगी। एक कमरे के दरवाजे के पास रुककर शनो ने उसे अंदर आ जाने का इशारा किया। वो खामोशी से अंदर चली गई। अंदर घुसते ही उसने गहरा सांस लिया और सामने पड़े दीवान पर जा बैठी। उसे कुछ तसल्ली हुई थी कि नहीं तो वो बहुत खौफजदा हो चुकी थी, पर ज़रूरी नहीं था कि हर कोई से नरमी का बर्ताव करता। ये सोचकर उसकी काली से आंखों में आंसू चमके। वो गहरी नींद में गरक थी कि एकदम किसी ने उसे झंझोड़ कर उठाया। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी यहाँ इतने सुकून से सोने की? हमारी ज़िंदगियों का सुकून बर्बाद करके सुकून से तो मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूँगा। वो उसे बाजू से खींच कर उठाता उस पर झुका, गुस्से से चीख रहा था। उसे उसकी आँख सुर्ख आँखों देख कर एकदम खौफ आया। खुश्क होते लबों को तर करते उसने कुछ कहने के लिए मुँह खोलना ही चाहा कि उसके अगले अल्फाज उसका दिमाग घुमा गए। तुम जैसे घटिया लोग मैं जानता हूँ, तुम किस घटिया बाप की गंदी औलाद हो। वो तो मानो उसके कानों में शीशा उंडेल गया था। हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के बारे में या मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की? वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर सरकश लहजे में कहती उसे मज़ीद सुलगा गई। जैसे होती है वैसे ही हुई है हिम्मत। और तुम कौन होती हो मुझे मेरी हिम्मत का बताने वाली? गुलाम हो तुम, हमारी बनी हो तुम।
तुम्हारी इतनी लंबी ज़ुबान मुश्किल में डाल देगी तुम्हें। वो उसके पास मुट्ठी में दबोचता हकारे से बोला, अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं डर जाऊंगी और आपकी किसी गलत बात को बर्दाश्त करूंगी तो ये आपकी सोच है। वो अब भी पास ना आई थी। वो उसकी हिम्मत देख तमजखर से हंसा। बहुत देखी हैं तुम जैसी दो दो कौड़ी की औरतें। वो उसके बालों को मज़ीद सख्ती से दबोचता नफरत आमेज़ लहजे में बोला, देखी होंगी पर मीरब हयात नहीं होंगी। वो उसकी गिरफ्त से अपने बाल आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। ज़ुबान को लगाम दो अपनी। उसने उसके चेहरे पर अपनी 500 उंगलियां छाप दी। मीरब की आंखों से एक आंसू टपका। नहीं दूंगी, ज़िद्दी तो वो भी सदा की थी। अगर इस ज़ुबान को लगाम न दी तो बहुत पछताओगी। वो उसे गर्दन से दबोचता बोला, अगर मैंने गलत को गलत ना कहा, ना खामोशी से जुल्म सहती रही तो और भी पछताऊंगी। वो बामुश्किल बोली। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। अब तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी कि मुकाबिल ने एक झटके से उसकी गर्दन छोड़ दी। वो खांसते हुए उसके पास से उठी और बेड पर उसके बेहद करीब बैठा और उसकी कुर्बत मीरब हयात को किसी सूरत मंजूर नहीं थी। वो बेहद थक चुकी थी, इस वजह से उसकी आंख लग गई। पर अचानक इस शख्स आकर उसे ऐसे उठाना, उसकी तमाम हवास झंझोड़ गया। वो उसको सुना के कमरे से वापस निकल गया। मीरब को अपना सर दुखता हुआ महसूस हुआ। उसने जो थप्पड़ उसके चेहरे पे मारा था वो उसकी हवास झुंझुना गया। वो हिम्मत करती कमरे से बाहर आई। हवेली में मुलाजमों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। वो नंगे पैर चलती हुई हवेली के मेन दरवाजे से निकलकर बाहर बने बरामदे में आई। अम्मा जान वहीं बैठी थी। वो उनके पास जाकर सलाम करती तख्त पर बैठी तो वो उसे देख नरमी से मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने शफकत से कहा। आराम करके अब कुछ बेहतर लग रहा होगा ना तुम्हें? उन्होंने नरमी से कहा। जी, पर सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो धीमे से आवाज़ भी कहती अम्मा जान को बड़ी प्यारी लगी। शन्नो जाकर बच्चे के लिए खाना ला और फिर अच्छी सी चाय चढ़ा हम दोनों के लिए, और तुम आओ इधर, दम डाल दो भी, अभी गायब हो जाएगा सर दर्द। उन्होंने उसे अपने करीब बैठने को कहा। वो ज़रा सी खिसक कर अम्मा के पास हुई। अम्मा ने दम डालना शुरू किया। उसका सर शदीद दर्द कर रहा था। काफ़ी देर खामोशी के बाद अम्मा की आवाज़ उसकी समायतों से टकराई। जानती हो, बेरोज़ आया था और शायद उसने तुमसे बदतमीज़ी भी की हो, पर तुम सब्र से काम लेना, देखना वो बहुत जल्द तुम्हारे सब्र के आगे हार जाएगा। अम्मा ने उसके सर को दबाते कहा। दम शायद वो डाल चुकी थी। अम्मा जी, हर चीज़ पे हम औरतों ही क्यों सब्र करें? उसके लहजे की तलखी महसूस करती वो धीरे से मुस्कुराई थी। अगर सब्र नहीं करोगी तो कभी खामोशियाँ नहीं पाओगी। तुम्हारे करीब तुम जानती हो, सुख हमेशा ढेरों आजमाइश के बाद मिलता है। फिर वो चाहे मर्द हो या औरत, दोनों को आजमाइश से गुजरना पड़ता है। उन्होंने नरमी से कहा। मीरब ने झट आंखें खोलकर उन्हें तका। पर मैंने मर्द को आजमाइशों में घिरा नहीं देखा। वो संजीदगी से बोली, पगली, ये जो बहरोज़ जिस दौर से गुजर रहा है ना, ये उसकी भी तो आजमाइश है। उसने अपना भाई खोया है। ये जो आग उसके सीने में जल रही है ना, ये ही सबसे बड़ी आजमाइश है। और सबसे बड़ी बात, तुम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है। बस अगर तुम दोनों वक्त पे समझ जाओ। उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा। क्या ज़मानत है इस बात की कि वो मेरे सब्र के आगे हार जाएगा? उसने उन्हें तकते नरमी से पूछा। मैं ज़मानत हूँ। मैं बात दावे से कह सकती हूँ कि वो तुम्हारे सब्र के आगे हार जाएगा। उन्होंने शफकत से उसके माथे पर बोसा लिया। मुझे तो लगता नहीं, पर फिर भी कोशिश करूँगी। उसने आंखें मटका कर कहा। सब्र कोशिश से नहीं किया जाता। जब सब्र किया जाता है तो बस सब्र ही होता है, फिर उसको करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो नरमी से बोली। सही, मैं सब्र करूँगी। उसने नज़र झुका कर कहा। शन्नो उसके लिए खाना लाई। उसने खाना खाया। उतने में चाय भी तैयार हो चुकी थी। वो चाय लेकर आई। उसने और अम्मा ने चाय पी, फिर उसको एक सर दर्द की गोली दी। फिर वो काफ़ी देर अम्मा जी के साथ ही रही और रात 8 बजे अम्मा ने उसे उसके कमरे में भेज दिया। वो मन भर के कदम लिए कमरे में जैसे ही घुसी, वो सामने बेड पर एक शान से पड़ा अनजाने किससे मोबाइल कान से लगाए हम कलाम था। उसको देख उसने कॉल काटी थी। उसकी आंखों में छुपी नफ़रत देख उसके पैर कांपने लगे। वहाँ क्या खड़ी हो? क्या पत्थर का मुजस्मा बन गई हो? यहाँ आओ। उसे सर्द बेतासुर लहजे में उसे अपनी तरफ आने को कहा। जी। वो छोटे कदम लेती जैसे ही उसके पास आई, उसने हाथ से खींचकर बेड पर गिराया। वो एकदम उसकी आगोश में आ गिरी। वो इस वक्त बुरे से बुरे रवैये की उम्मीद कर रही थी, पर क्या खौफ से उसके पैर कांप उठे थे। उसने उठना चाहा कि एकदम वो करवट लेकर उस पर मुकम्मल तौर पर झुका। राह फरार मुमकिन नहीं। उसने सख्त उंगलियां उसके चेहरे पर फेरते कहा। मीरब का सांस अटका था। मुझे पता था, मुझे देख तुम यूं ही पिघल जाओगे। वो तमजखाना से गोया हुई। हाँ, तुम्हें तो वैसे भी बड़ा तजर्बा है ना मर्दों को पल में पिघलाने का। उसने भी सीधा खंजर से वार किया। मेरे बारे में सिल्फाज ना इस्तेमाल करें। वो उसके कंधे पर हाथ रखती
उसे खुद से दूर करने के जतन करने लगी थी कि वो एकदम उस पर मज़ीद हावी हुआ। दोनों के वजूद एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर जुड़ पड़े थे। मेरा दिल जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने को करेगा मैं वो करूँगा, और तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मैं तुम्हारे लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ? तुम एक कातिल की बेटी हो और तुम यहाँ अपने बाप के जुर्म की सज़ा काटने आई हो। ये ये कॉन्फिडेंस तुम पर सूट नहीं करता। वो उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कैद करता अपने लहजे में ढेरों नफरत समोई गोया हुआ। बीवी हूँ, आपकी इज़्ज़त की मुस्तहिक हूँ, नम लहजे में कहा गया। अच्छा, इतनी ही इज़्ज़तदार हो और इज़्ज़त की मुस्तहिक हो तो बताओ, उस दिन इन खेतों में क्या कर रही थी? वो उसके चेहरे दबोच कर घुराया। मैंने उस दिन बताया तो था कि मैं आपले लेने गई थी। वो नम लहजे में गोया हुई। अच्छा, और आपले लेने के बहाने अपने किस आशिक से मुलाकात करके आ रही थी? अब कि उसका लहजा हद से ज़्यादा तहज़ीक अमेज़ था। दूर हटें। वो एकदम उसे धक्का देकर उठी थी। वो भीगी बिल्ली से एकदम खूनख्वार शेरनी बन गई थी। वो उसके खूनख्वार होने पर तमज़खर से हंसा। जिसमें खामी हो वो यूं ही भड़कता है। वो बेड की दूसरी साइड पर होता तंजन हंसा था। आप जैसा इंसान जिसकी सोच इस हद तक गिरी हुई हो मैंने आज तक नहीं देखा। वो हकारत से कहती उसे सुलगा गई। मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ इसका अंदाज़ा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। ज़्यादा मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं। सिगरेट को लाइटर से जलाकर एक कश लेते कहा, मुझे अच्छे से मालूम पड़ चुका है कि आप कैसे मर्द हो। वो ना माथे पर लगातार तेवरियाँ चराए कहती लेटने लगी थी कि उसके अल्फाज सुन उसने उसे देखा। यहाँ सोने की ज़रूरत नहीं, अपने मरने का बंदोबस्त कहीं और कर लो। वो बदतमीज़ी की तमाम हदूद पार कर गया था। मैं तो यहीं सोऊंगी, बीवी हूँ आपकी। वो जैसे सुलगी। अच्छा बीवी हो, ठीक है, फिर हकूक़ अदा करो मेरे। उसने उसे सताने को कहा। सोचना भी मत ऐसा कुछ, आप जैसे इंसान के साथ मैं कोई ताल्लुक़ कभी नहीं बताऊंगी। वो आंखों में ढेरों नफरत और खारत लिए भड़की। समझ के रखा है तुमने मुझे? शायद तुम नहीं अब भी ठीक से पहचाना नहीं। मैं चौधरी बहरोज़ हूँ। मेरे साथ इस अंदाज में बात करने की हिम्मत कोई नहीं रखता, और जो रखता है ना मैं उसकी हिम्मत तोड़ देता हूँ। वो उसे खींच कर अपनी तरफ सरका कर गया था। जिस वहशी अंदाज में उसने अपनी गिरफ्त में जकड़ा था वो तड़प कर ही तो रह गई थी। उसने उसकी गिरफ्त से खुद को निकालना जहाँ पर नामुमकिन सी बात थी। छोड़ो मुझे, उसने उसकी उंगलियों की जुम्बिश को अपने वजूद पर होता महसूस करके सिसक कर कहा। और फिर वो हुआ जो शायद होना तो चाहिए था, पर ऐसे नहीं। बेरोज़ ने उसका लिबास ऐसे नोच कर उससे अलग किया कि वो फूट फूट कर रो दी। बेरोज़ नहीं, उसने एकदम से निफ़ी में हिलाया। बेरोज़ ने गहरी नज़रों से उसे तका। क्यों नहीं? हाँ, उसने उसके चेहरे पर उंगली फेर कर कहा। प्लीज़ दूर हटें। वो गहरी सांस लेती रूंधी आवाज़ में बोली। बेरोज़ तमज़कर से हंसता उसके लबों पर अपना हाथ मजबूत हाथ जमाता अपना हक वसूल कर गया। कुछ देर बाद नीम अंधेरे कमरे में उसकी सिसकियाँ गूंजने लगी। वो जो अभी उसको रेज़ा रेज़ा करके पीछे हटा था, उसके रोने की आवाज़ जब उसके कानों में पड़ी तो अपने किए पर शर्मिंदा होने के बावजूद बेजार से लहजे में गोया हुआ। बंद करो ये रोना धोना, ऐसा भी कोई जुल्म नहीं किया जो रोना ही बंद नहीं हो रहा। वो करवट बदल गया। वो उसके रुकने पर भी ना रुकी। सारी रात उसके रोते रोते गुजरी। सुबह की रोशनी लगने से पहले ही वो अपनी हालत से दुरुस्त करके कमरे से निकल चुकी। जैसे ही मौलवी ने अजान दी, धीरे धीरे हवेली में चहल पहल होने लगी। मीरब ने जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू सिसकियों के सिवा कुछ ना था। अम्मा जी भी उठ चुकी। वो उनके पास आकर बैठी। एकदम फिर उसके वालिद नमाज़ पढ़ कर जैसे ही घर में दाखिल हुए और उसे देखकर जो बेइज्जती उन्होंने उसकी की, वो रात को की गई उनके बेटे की गई ज़्यादती को भी पीछे छोड़ गई थी। सुबह सुबह हवेली की दीवारें उनकी धार से कांप उठी थी। वो जालिम अभी नींद से भरी आंखें लिए जैसे ही जदीद तर्ज के बने लॉन्च में आया तो मीरब सर झुकाकर रो रही थी और उसके बाबा उसके सर पर खड़े उसे न जाने क्या कुछ कह रहे थे। उसे बुरा लगा पर उसने कुछ कहा ना, खामोश रहा। नज़र एक बार फिर उसके कमलाए चेहरे पर पड़ी तो वो महज लब भेज गया। पर जब अब्बा ने उसके किरदार पर बोलना शुरू किया तो उसकी बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म होने लगी। उसके दिमाग की रगें गुस्से से तन गई थी। वो एकदम भड़का। अब्बा, मेरी बीवी के बारे में इस अल्फाज आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो मुश्तहिल हुआ। बीवी नहीं है तुम्हारी, ये बनी है। अब्बा चीखे। अब्बा गलत बात ना करें, निकाह करके लाया हूँ। वो जैसे बफरा। हाँ, निकाह बेशक किया हो, पर उसकी हैसियत हमारी मुलाजमा से भी कम है। वो भी भड़के थे। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा जी ने एकदम उसे अपने सीने में भेजा तो वो मज़ीद सिसक उठी। अब्बा तनफन करते वहाँ से जा चुके और वो सामने खड़ा हाथों की मुठ्ठियाँ भेज खड़ा अब उसे गुस्से से घूरा था। एकदम वो आगे बढ़ा, बगैर अम्मा जी का लिहाज किसी कलाई से थामता घसीटता हुआ कमरे में लेकर आया। एक झटके से उसे बेड पर लाकर फेंका तो वो एकदम सीधी होकर बैठी। आइंदा से जब तक अब्बा घर पर हों कमरे से ना निकलना। उसने कमरे में आकर तेज के हाले में चक्कर काटते कहा। ऐसा गलत कुछ उन्होंने भी नहीं कहा जो आपने किया, वो उससे ज़्यादा तौहीन अमेज़ था। वो उसके मुकाबले खड़ी होती नम लहजे में गोया हुई। बकवास बंद करो। वो नज़र चुरा कर बोला। बकवास नहीं है, ये सच है जिससे आप झुटला नहीं सकते। अरे आपसे बेहतर तो सुहेल था। वो मेरी इज़्ज़त पर ताक लगाए बैठा था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उसकी इज़्ज़त नहीं थी।
पर आपकी तो इज्जत थी ना। वो उसे देख अफसोस से कहती उसके गुस्से को मज़ीद हवा दे गई। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया समझी। वो एकदम भड़का था। उसने उसकी गर्दन को मजबूत गिरफ्त में जकड़ा तो उसकी सांसें बंद होने लगीं। उसने उसे खुद से दूर करना चाहा, अपनी गर्दन आज़ाद करनी चाही, पर वो तो शायद गुस्से में आपे से ही बाहर हो जाता। आज तो की है बकवास, आइंदा करने के बारे में सोचना भी मत। और कौन है ये सुहेल? वो उसकी गर्दन छोड़ता उसे बाजू से दबोच गया। कोई नहीं है। वो अपनी सांस बहाल करती उसे खुद से दूर झटक गई। मुझे अपने चलाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, समझी तुम? वो उसे झंझोड़ कर बोला। पर मैं ऐसी ही चलाऊंगी। मैं किसी के हाथ की गुड़िया नहीं बन सकती। वो अपना आप उससे छुड़वाती, फनकारी। उसके यही अंदाज भरोस के गुस्से की वजह बन रहे थे। वो उसे बेड पर झटक खुद अलमारी से कपड़े लेता वॉशरूम में बंद हो चुका और महज वो कर रह गई। वो भी कमरे से निकल कर बाहर आई तो अम्मा वहाँ बैठी थी। वो छोटे छोटे कदम लेती उनके पास आ बैठी। उसने हाथ तो नहीं उठाना तुम पे? उन्होंने उसके बालों पर हाथ फेरते कहा। उसने गर्दन को ज़रा तिरछा करके उन्हें देखा और फिर खामोशी से सिर को निफ़ी में हिलाया। अम्मा जी ने गहरा सांस खारिज कर उसे बगौर तका। जानती हो तो वनी हो, जब भी तुम्हें सब सहना पड़ रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा सहना पड़ता वनी में आई औरतों को। पर तुम जानती हो, ऐसी औरतें हैं जो वनी नहीं होती। उन्हें धूमधाम से खुशी खुशी घर की बहू बनाकर लाया जाता है और फिर उनके साथ ऐसा सलूक होता है जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है। वो उसका हाथ थामती नरमी से गोया हुई। अम्मा जी, अगर उनके साथ ऐसा सलूक होता है ना, तो वो अपने मेके जाकर बैठ जाती, तलाक ले लेती और मैं अपनी ज़िंदगी आसान कर लेती हैं। पर मुझ जैसी बनी हुई औरतें तो सब्र और बर्दाश्त के कुछ कर ही नहीं सकती। उसने शौकी हुई नज़रों से कहा था। 100% में से 75% औरतें बर्दाश्त करती हैं। ये कहना गलत बात है कि वो तलाक ले लेती हैं या फिर मेके चली जाती हैं। ऐसा नहीं होता। उनके बच्चे उनके पैरों की जंजीरें बन जाते हैं। वो अपने बच्चों के खातिर खुद को मार देती हैं, अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट देती हैं। उन्होंने कदर अफसोस से कहा, काश अम्मा जी मैं वनी ना होती। ऐसे सलूक पे ना मैं आपकी बेटी की ईंट से ईंट बजा देती। अपनी बेबसी पे उसे एक बार फिर रोना आया। आंचल उसका हल्का सा ढलका तो गर्दन पे उसकी उंगलियों के निशान अम्मा की नज़र से पोशीदा न रह सके। अभी वो उसे कुछ कहती, उसने अपना आंचल दुरुस्त किया। सामने वो नक्शक सा तैयार लॉन्च में आया। सोफे पर बैठकर उसने उसे एक नज़र देखा और फिर दोबारा नज़र झुकाकर अपने मोबाइल में मशगूल हो गया। तुमने उस पर हाथ उठाया है? अम्मा ने सर की लहजे में पूछा। उसने नसमझी से सर उठाया। जी अम्मा जी। उसने कुछ उलझन का शिकार होकर पूछा। तुमने मीरा पर हाथ उठाया है? उन्होंने सख्ती से दरियाफ्त किया। मीरा उसकी घुरी खुद पे देख के एकदम सटपटाई। नहीं अम्मा जी, ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने। उसने बेमुश्किल अल्फाज तरतीब दिए। तुमने नहीं किया तो किसने किया है? उसकी गर्दन पे तुम्हारी उंगली के निशान बाकायदा पड़े हैं। अम्मा के लफ्ज़ में सख्ती थी। अम्मा जी, वो गुस्सा आ गया तो उसने निगाहें झुका कर कहा, ये क्या बात हो गई? गुस्सा आ गया तो क्या बीवी के साथ ऐसा सलूक करोगे? उन्होंने उसे घिरका। माज़रत अम्मा जी, आइंदा ख्याल रखूँगा। उसने निगाहें झुका कर कहा। अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो बेरोज़ मैंने तुमसे बात नहीं करनी। वो खफकी से बोली। वो एकदम तड़प ही तो गया था। अम्मा जी, आप दूसरों के खातिर मुझसे ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती। आप मेरी माँ हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। आप मेरी माँ हैं। आपका कहा पत्थर पर लकीर की मानिद है। आप ऐसे नाराज़गी की धमकी ना दिया करें। वो उठकर उनके कदमों में आ बैठा और वो महज देख कर रह गई थी कि उसे अपनी माँ से इस कदर अकीदत थी। आप हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे कभी कुछ ऐसा करके जिससे हमारी तरबियत पे हुर्फ आए? तो हम क्यों खफा होने लगे आपसे? उन्होंने नरमी से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। अम्मा जी, मैं वादा करता हूँ अब तक जो कुछ हुआ वो हो गया, पर उसके बाद मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। वो अदब से निगाहें झुका कर बोला और फिर जो उसने कहा था उसने वही किया। वो हैरान हुई थी, कोई शख्स अपनी बात का इतना पक्का कैसे हो सकता है? वो कमरे में होती तो वो इसे कलाम तक न करता, चाहे अच्छा हो या बुरा। ये सिलसिला पिछले 4 माह से ऐसे ही चल रहा था। उसकी भी रूटीन काफ़ी बदल गई थी। वो सुबह उठकर शनों के साथ लगकर घर के कामों में हिस्सा लेने लगी थी, फिर बाकी का दिन अम्मा जी और पौधों के साथ गुजरता। इससे कभी सामना होता तो वो उसे निगाह फेर कर निकल जाता। अभी वो लगी बाहर लगे पौधों को पानी दे रही थी कि काले रंग का लॉन का प्रिंटेड सूट पहने, बालों की लंबी चोटी बनाए खड़ी थी। पाइप लेकर वो दूसरी प्यारी तरफ मुड़ी कि एकदम पाइप के सामने नमूदार होता। वजूद पूरा का पूरा भीग गया। उसने बेसाख्ता हाथ मुंह पे रखे पाइप ज़मीन फेंकी। 2 कदम उछल कर पीछे हुई एकदम भागती अम्मा जी के पास पहुंची। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही कि अब वो उसकी बेइज्जती करेगा, पर ऐसा ना हुआ। उसे कुछ तसल्ली हुई। शाम की चाय पीकर वो अम्मा जी की टांगें दबा रही थी कि अम्मा जी के पास आया। उन्हें सलाम करके पास पड़ी कुर्सी पर खुद खिसकाई और बैठा। मीरत ने चोर नज़र से उसे देखा। वो अम्मा जी की तरफ मुतवज्जा था। अम्मा जी, आपने बुलाया था? उसने अम्मा जी को तकते पूछा। हाँ बेटा जी, बुलाया था। उन्होंने उठते हुए मीरत के हाथ थाम कर रुके।
मीरब ने उठकर कमरे से निकल जाना चाहा, पर अम्मा ने उससे रोक लिया। वो जानती थी अम्मा क्या बात करने वाली है। उसका दिल धड़का। वो बात जो तकरीबन 4 माह से पोशीदा थी, वो आज बात अम्मा जी उसे बताने वाली थी। वो बेहद खौफजदा थी उसका रिएक्शन सोचकर। उसकी भी बेसाख्ता नज़र इस पर पड़ी तो उसमें न जाने क्यों पर पहले के मुकाबले में काफ़ी तब्दीली महसूस हुई। बहरोज़ तुम बाप बनने वाले हो, अम्मा जी ने संजीदगी से कहा। जी? उससे हैरत हुई। हाँ, तुम्हें 4 महीने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम काफ़ी गुस्से में रहते थे इन दिनों, अम्मा जी ने नरमी से कहा। मीरब नज़र झुकाए बैठी थी। बहरोज़ को तो समझ ही ना आया क्या करे। अजब सी बेबसी थी। उसने एक नज़र मीरब को देखा। वो बैठी नज़र झुकाए उंगलियां चटका रही थी। कमरे में गहरी खामोशी थी। वो गहरे सांस लेकर उठा। अम्मा जी चलता हूँ, कुछ काम है, रात में मुलाकात होगी। वो संजीदगी से कहता कमरे से निकल गया और वो महज भीगी नज़रों से उसकी पुष्ट को देखती रह गई। अम्मा जी अब क्या होगा? उसने अम्मा की तरफ रुकी। अल्लाह खैर करे, उन्होंने उसे परेशान देखकर कहा। अम्मा जी वो गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? उसने अम्मा जी को तकते परेशानी से कहा। नहीं, अम्मा जी ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। वो भी खामोश हो गई। उससे भी आगे मज़ीद कुछ कहा न गया। रात में वो कमरे में बैठी थी, घुटने पर सर टिकाए बैठी, पीले रंग का जोड़ा पहने बैठी थी। बहरोज़ कमरे में घुसा। उसे देखकर हमेशा की तरह नज़रअंदाज करता अपने कमरे की बालकनी में गया। सिगरेट सुलगाकर पीने लगा कि वो बेचैनी से महसूस करती खुद ही उसके पीछे आ बैठी। उसकी पुष्ट पर खड़े होकर उसने बामुश्किल अल्फाज को तरतीब दिया। आप खुश नहीं इस खबर से? उसने धीरे से कहा। वो मजाक। उसने सिगरेट का गहरा कश लेकर धुआं हवा कर सुपुर्द किया और उसे देख तमजखर सा हंसा। बिल्कुल भी नहीं। उसने अचला सिगरेट ज़मीन पर फेंक कर अपने जूतों तले मसला। क्यों? उसे अपने हलक में कांटे चुभते महसूस हुए। क्योंकि मैं बच्चा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ उसको ख़त्म कर दो। उसने सफाकी की हद तमाम कर दी। या आप क्या कह रहे हैं? वो खौफ के मारे 2 कदम पीछे हुई। वही जो तुमने सुना। वो उसके सरापे को बगौर तकता गोया हुआ। उसके सरापे में हल्का सा भारीपन। वो देखकर सर झटक गया। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। आप प्लीज़ ऐसी बातें न करें। उसकी रंगत पल में जर्द पड़ी। पूरा वजूद लम्हे में पसीने से शराबोर हुआ था। घबराहट के मारे उसके वजूद पर ऐसा लर्ज़ा तारी हुआ कि एक पल को तो बहरोज़ भी सटपटा गया। उसने एकदम लपक कर उसको थामा। क्या हुआ तुम्हें? उसने उसके गाल थपथपाए। पानी? उसने गहरे सांस लेकर कहा। हाँ सब्र। वो उसे खुद के साथ लगाए बेड पर लाकर बिठाता गोया हुआ। साइड टेबल पर रखे जग से पानी उसने ग्लास में उंडेलकर उसके लबों से लगाया तो कुछ देर बाद उसकी हालत संभली। अब बेहतर महसूस कर रही हो? उसने उसके बाल सहलाते हुए कहा। जी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर कहा। वो नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ कर बेबसी से उसे देखने लगी। आप क्यों नहीं चाहते कि? उसने बात अधूरी छोड़ दी। तुम और मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं है। बच्चे का आना मतलब उसकी ज़िंदगी ख़राब करना। माँ बाप के ताल्लुकात का फ़र्क औलाद की शख्सियत पर बहुत पड़ता है और मैं नहीं चाहता कि किसी मासूम की ज़िंदगी ख़राब हो। वो संजीदगी से बोला। ठीक करेंगे ना अपना ताल्लुक़? हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा। वो बेकरारी से बोली। कैसे? उसने आईब्रोज का कहा। आप भूल जाए ना ये कि मैं बनी हूँ प्लीज़। वो जैसे मिन्नत पर उतर आई। ऐसा नहीं हो सकता मीरब, तुम मेरे भाई के खून बहा में आई हो। हमारे बीच कभी कुछ दुरुस्त नहीं हो सकता। वो संजीदगी से बोला। क्यों नहीं हो सकता? कोशिश तो करें। उसने रोते हुए कहा। कभी कभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। वो उसके पास से उठता गोया हुआ। आप इतने संगदिल ना बने। वो सिसकी। कभी कभी संगदिल बनना पड़ता है। वो बेरुखी से कहता उसका दिल दुखा गया। प्लीज़ हम एक कोशिश कर सकते हैं ना? वो उसके पीछे उठी थी। उसका आंचल बेड पे ही रह गया। वो दुपट्टे से बेनियाज बिखरी सी हालत में उसके मुकाबले खड़ी हुई। उसकी नज़र उस पर पड़ी तो वो सांस लेना तक भूल गया। उसकी रोई रोई आंखें, बिखरे से बाल, कपकपाते लब, न जाने क्या था उस लम्हे के। वो कमज़ोर पड़ गया। वो धीरे से उसे अपनी बाहों में कैद करता उसके लबों पर झुका था। वो एकदम सटपटाए। उसने उसे खुद से दूर करना चाहा। उसकी गिरफ्त मज़ीद सख्त हुई। मीरब को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। वो उससे दूर हटा। उसने उसकी कमीज़ को थामा। वो उसे खड़ा देखता रहा। एकदम उसने गहरी सांस खारिज की। कल तैयार रहना, डॉक्टर के पास चलेंगे, अम्मा जी को ना बताना। वो उसे खुद से दूर करता, संजीदगी से कहता। खुद बाथरूम में बंद हो गया और वो बिखरी सी हालत में बेजान वजूद ज़मीन पर बैठती चली गई। अगली सुबह जब बहरोज़ उठा तो मीरब को कमरे के कोने में फर्श पर बैठा पाया। शायद सारी रात वो वहीं बैठी रही थी। तैयार हो जाओ, उसने नींद से बोझल होती आवाज़ में कहा। मैं नहीं जाऊँगी, हर धर्मी से कहा। जाना पड़ेगा तुम्हें। बहरोज़ के माथे पर तेवरियाँ नुमायाँ हुई। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगी। वो अपनी नम सूझी आंखें उसकी आंखों में गाड़ कर जनून अमेज़ लहजे में कहती। बहरोज़ के गुस्से को हवा दे गई थी। मसला क्या है तुम्हारा? इज्जत से बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आती बात? बहरोज़ बेड से कुशन उठाकर ज़मीन पर फेंकता उठा था। वो खौफ से खपखपा उठी। वो बामुश्किल अपने बेजान से होते पैरों पर जोर डालकर उठी
मुझे नहीं करना अपने बच्चे का कत्ल। वो मजबूत लहजे में गोया हुई। तुम क्यों सर पर चढ़ रही हो मेरे? जितना कहा है उतना करो। वो तैश के आलम में धाड़ा। नहीं करूँगी, जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं करूँगी। वो सर को नफ़े में जुम्बिश देती नहीफ सी आवाज़ में बोली, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर इस बच्चे ने इस दुनिया में जन्म लिया तो ये भूल जाना कि मैं उसे बाप बनकर पालूंगा या उसकी परवरिश करूंगा। वो उसे कंधों से थामता गुर्रा कर गोया हुआ, मेरे बच्चे के लिए मैं काफ़ी हूँ। वो सिसक कर बोली, ठीक है तो फिर पैदा करो और अकेले पालो उसे। वो उसे झटक कर कमरे से निकल गया। मीरब ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को रोका। मीरब, अम्मा जी ने उसे गुमसुम बैठे देख आवाज़ दी, जी अम्मा जी। उसने सर उठाकर अम्मा जी को देखा। बेरोज़ खुश है ना इस बच्चे की आमद से? उन्होंने उसके जर चेहरे को तक कर कहा, पता नहीं। वो अजीब से लहजे में बोली, कुछ कहा है उसने तुम्हें? अम्मा जी ने कुछ फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कहा। वो बात छुपा गई। बस अल्लाह इस बच्चे को तुम दोनों के लिए रहमतों और बरकतों वाला बनाए। अम्मा जी ने उसके माथे पर बोसा देकर कहा। उसकी आंखें हल्की सी भीगी, पर वो अपनी आंखों की नमी छुपा गई। फिरोज़ थोड़ा सकीर है, पर मेरा बच्चा दिल का बहुत अच्छा है मीरब। अम्मा जी ने उसका हाथ थाम कर कहा। उसके दिल से भी साख्ता एक आवाज़ निकली कि अगर इतना ही अच्छा है तो अपने बच्चे को क्यों मार रहा है? जी अम्मा जी, दिल की बात वो ज़ुबान पर ना ला सकी। उसकी माँ जब मरी थी ना तो 9 साल का वो था, वो छोटा था, ना समझ। अम्मा जी ने नम आवाज़ में कहा। मीरब को एकदम झटका लगा। उसने हैरत से अम्मा जी की तरफ देखा। पर अम्मा जी आप तो। मीरब ने अम्मा जी को देख बामुश्किल अल्फाज तरतीब दिए। मैं उसके बाप की दूसरी बीवी हूँ। मेरी बड़ी बहन फिरोज़ की माँ थी। उसके इंतकाल के बाद फिरोज़ के अब्बा ने मुझसे निकाह कर लिया था। उन्होंने गहरी सांस खारिज करके कहा, आपने पहले कभी नहीं बताया। वो हैरान सी थी। अब बता दिया। वो धीरे से हंसी। और जो फिरोज़ का भाई था वो भी क्या आपका अपना बेटा नहीं था? उसने कुछ हिचकिचा कर कहा, वो मेरा बेटा था, उसे मैंने जन्म दिया था। उन्होंने संजीदगी से कहा, आपको मुझसे नफ़रत नहीं महसूस होती? उसे हैरत हुई। नहीं, क्यों, मैं भला तुमसे क्यों नफ़रत करूं? वो नरमी से बोली, मेरा बाप आपकी औलाद का कातिल है। उसने उन्हें याद दिलाया। और मेरा अल्लाह मेरी औलाद के कातिल को सज़ा देने वाला। वो पुरसुकून लहजे में गोया हुई। इतना सब्र कैसे है आप में अम्मा जी? उसे हैरत दर हैरत हुई। जब अपने अच्छे और बुरे का यकीन इस पाक ज़ात पर होना, फिर सब्र आ ही जाता है। वो अपनी आंखों में ढेरों नूर लिए गोया हुई। आप जैसा सब्र हर किसी को क्यों नहीं आता? उसने उनके हाथ अकीदत से थाम कर लबों से लगाए। क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान तो रखते हैं, पर हमारा अकीदत बड़ा कमज़ोर है। हम अल्लाह रब्बुल ज़ात से ज़्यादा उसके बंदों से तवक्कुआत रखते हैं। और जब उम्मीद और यकीन दुनिया पर हो तो सब्र कैसे आएगा? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। वो भी धीरे से मुस्कुराई थी। हकीकत थी कि हमें अल्लाह से ज़्यादा इंसानों ही से तो अच्छी उम्मीदें थीं। फिर भी अम्मा जी, आपने अपना जवान बेटा खोया है, क्या आपको दुख नहीं होता कि आपको सीने में बदला लेने की आग में जन्म नहीं लिया था? उसे फिर भी इश्तियाक रहा। औलाद का दुख हमेशा हर दुख से भारी होता है, फिर चाहे औलाद जवान हो या बूढ़ी या फिर बचपन के दौर में हो। उसकी तकलीफ़ दिल को पाश पाश कर देती है। पता है, मैंने अपने बेटे के कत्ल का मामला अल्लाह की अदालत पर छोड़ा है। ये दुनिया क्या होगी, उनकी अदालत क्या होगी और उनका इंसाफ क्या होगा? देखो ना, अब भी तुम जैसी मासूम बेबस औरत को सज़ा काटने के लिए चुना गया। हालांकि तुमने तो कुछ नहीं किया था। जिसने किया वो तो भाग गया। कहीं और जाकर वो फिर किसी मासूम का कत्ल कर देगा और फिर किसी और मासूम को उसकी सज़ा दी जाएगी जो अपने जुर्म गुनाह से भी नावाकिफ़ होगा। ये दुनिया की अदालतें अंती हैं। असल इंसाफ तो मेरे रब की अदालत में मिलता है। वो तमकनत से कहती हुई मीरब को ताज्जुब में डाल गई। वो हैरत से उन्हें तक रही थी। वो इस कदर हैरत से खुद को तकता पाकर धीरे से मुस्कुराई। फिरोज़ की ज़िंदगी भी किसी आजमाइश से कम नहीं। उसकी ज़िंदगी का भी एक सयाबाब है और वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका एतमाद जीतो, तुम उसे जीतो, मोहब्बत से, वफ़ा से, तवज्जो से। मुझे यकीन है एक दिन आएगा जब वो अपना हर काम तुम्हें बताएगा, तुमसे अपनी हर तकलीफ़ बांटेगा इंशाअल्लाह। उन्होंने उसके बाल संवारते कहा, ऐसा क्या है? वो उनको तकती मुस्तफ़िर हुई। ऐसे समझो कि अगर ये कड़ी तुमने सुलझा ली ना तो तुम दोनों की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी एक साथ। उन्होंने उसे समझाया, पर वो तो मुझसे बात तक नहीं करते और अभी तो नाराज़ हैं काफ़ी। उसने बेचैनी से कहा,
अब तो ये तो तुम पर है ना कि तुम क्या करती हो और कैसे करती हो। उन्होंने संजीदगी से कहा। मीरब गहरी सोच में डूब गई। शाम के 5 बज रहे थे। वो किसी काम से अशरत में घर आया था। कुछ ज़रूरी कागजात थे जिनकी उसे ज़रूरत पड़ गई। वो कमरे में हर एक जगह छान चुका था पर उसे कागजात नहीं मिले। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे याद आया कि वो कागजात तो उसने अपने वकील के पास रखवाए थे और उसने अपने बैंक के पॉकेट से मोबाइल निकाल के कान से लगाया। मीरब कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद करती अंदर आई। सुर्ख रंग के शिफॉन का जोड़ा जिस पर हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी हुई थी, मोतियों के फूलों की खुशबू जैसे परफ्यूम लगाए, आंखों में गहरा काजल लगाए, होंठों पर सुर्ख जोड़े के हम रंग सुर्खी लगाए, नाक में मोती वाली नथ पहने वो गजब ढा रही थी। फिरोज़ की तवज्जो उसकी तरफ ना थी। वो खामोशी से चलती उसके पास आई। फिरोज़ ने मोबाइल कान से हटाकर कॉल काटी। ऊपर देखा तो देखता ही रह गया। इन 4 माह में पहली बार वो ऐसे संवर कर उसके सामने आई थी। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि वो बेखुद सा होता उसे तकता रह गया। वो उसे खुद को तकता पाकर थोड़ी सी कंफ्यूज हुई, मगर हिम्मत करके वो उसके बराबर बैठी थी। धीरे से उसके करीब होकर उसने पलकें झुका कर पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? वो कपकपाए लहजे में मुस्तफसीर हुई, बहुत खूबसूरत। वो बेखुदी के आलम में उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता गोया हुआ। वो उसकी तारीफ करने पर शर्मीली से मुस्कान होठों पर लेते नजर उठाकर दोबारा झुका गई। बहरोज़ धीरे से झुका था, झुकी आंखों पर अपने लब रख गया। उसकी जसारत पर उसकी आंखें धीरे से कपकपाईं। बहरोज़, उसने अपने सुर्ख लब धीरे से हिलाए। वो उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरता मखमूरियत से गोया हुआ। कुछ नहीं, कुछ कहते कहते उसके लब फड़फड़ाए थे। बहरोज़ की नज़र उसके कपकपाते लबों पर पड़ी तो बेखुद सा होता उसके लबों पर झुका। उसके लफ्ज़ में इस कदर शिद्दत थी कि वो कपकपा के रह गई थी। लम्हा यूं ही सिरकते गए। मीरब का सांस रुकने लगा। मीरब ने उसकी गर्दन पर अपने नाखून गाड़े। वो धीरे से उसके लबों को छोड़ता उसे बिस्तर पर गिराता उस पर झुका था। उसकी गर्दन पर अपने दांतों का हल्का सा दबाव डाला तो मीरब सिसक उठी। उसने उसकी शर्ट के कॉलर को मजबूती से अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। लम्हे यूं ही फंसूखेजी के बीतते लगे कि एकदम फिर उसको मोबाइल बजा। वो होश की दुनिया में वापस लौटा। उसे खुद से दूर करके उठा, चेहरे पर एकदम सख्त हाथ फेरा। चेहरे पर नरमी खत्म हुई और सख्ती ने बसेरा कर लिया। मीरब भी उसके पीछे उठी थी। उसने मीरब को तैश के आलम में देखा। आइंदा से सजने सवर की ज़रूरत नहीं, इंतहाई बेहुदा लग रही हो। वो वहाँ पर गुराया कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद करता निकल गया और वो महज गहरी सांस लेकर रह गई थी। मुश्किल था उसके दिल तक रसाई करना, पर नामुमकिन नहीं। वो किचन में लगी रात का खाना बना रही थी। अम्मा जी से बेरोज़ की पसंद का पूछकर वो लगी उसी की पसंद का खाना बनाने में मशगूल थी। खाना बनाकर फारिग हुई तो नहा धोकर उसने सादा सा बादामी रंग का सूट पहना, साथ ही होंठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक भी लगा ली। वो कमरे में बैठी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ वक्त बीता तो बाहर से उसकी गाड़ी की आवाज़ आई। वो एकदम खड़ी हो गई। वो कमरे में एक सिम से दूसरे सिम से चक्कर काटती उसके आने का इंतज़ार करने लगी। वो कमरे में आया तो उसे पिछले 1 हफ्ते की तरह आज भी तैयार देखा। वो उससे नज़रें फेरता बेड की सिम जाने लगा कि वो एकदम उसके मुकाबिल आई। फिरोज़ की उसे देखने पर वो नरमी से मुस्कुराती उसके करीब आई। अपने हाथों का हार उसकी गर्दन के गिर्द बनाकर उसने अपना चेहरा उसके चेहरे के इस कदर करीब करके मदन सी आवाज़ में से मुखातिब किया। आज देर कर दिया आपने आने में। आपको पता है मैंने आपके लिए आज अपने हाथों से खाना बनाया है। वो लार उठाने वाले अंदाज में बोली। तुम मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। कह रहा हूँ दूर रहो मुझसे, नहीं तो मुझे दिल तोड़ने का हुनर खूब आता है। वो उसे खुद से दूर करता संजीदगी से बोला। वो उसकी बात पे मुंह बनाकर रह गई थी। आप कितने संगदिल हैं ना, वो मुझे पता है। और रही बीवी बनने की बात तो मैं आपकी बीवी हूँ। और सबसे अहम बात, मुझे भी टूटने दिल जोड़ने का हुनर खूब आता है। वो उसके करीब होती उससे पहले ही उसके अल्फाज उसकी हिम्मत ख़त्म कर गए थे। जानता हूँ बहुत खूब आता है तुम्हें टूटे दिलों को जोड़ना। वही तो करती थी तुम शादी से पहले। वो संजीदगी से कहता बेड पर बैठा। भाड़ में जाए आप, मैं पागल थी जो आपके लिए लग कर हर इस हालत में मैंने खाना बनाया, आपके लिए तैयार हुई, आपके आने का पूरा दिन इंतज़ार किया। वो गुस्से से भड़की थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या औरतें इस हालत में काम नहीं करती? जहाँ तक मैंने देखा है औरतें पूरे पूरे घर संभालती हैं। वो जूते उतारता मसरूफ़ से अंदाज में बोला। वो धप से उसके बराबर बैठी। वो गर्दन मोड़ कर महज उसे बुरी नज़रों से घूर कर रह गया था। हाँ करती होंगी, पर मुझसे नहीं होता। वो मुंह बनाकर कहती उसके कंधे पर सर रख गई थी। तो ना करो, मैंने नहीं कहा।
वो उसका सर अपने कंधे से हटाता दो टोक लहजे में कहता उठा था। वो अलमारी खोलकर खड़ा अपने कपड़े निकाल रहा था कि वो एकदम उसके पीछे गई। उसकी कमर पर अपना सर टिका कर खड़ी होती वो धीरे से मनमनाई थी, पर उसकी मनमनाहट वो बखूबी सुन चुका। प्यार से बनाती हूँ, दिल करता है आपका ख्याल रखूँ, आपके लिए खाना बनाऊँ। वो उसकी कमर पे सर टिकाए खड़ी थी कि वो एकदम मुड़ा वो सीधी खड़ी हुई। मीरा प्लीज़ मुझसे दूर रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हें सच में कुछ ऐसा दे दूँ जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुँचा दे। उसके लहजे में बला की संजीदगी थी। क्या ये बच्चा और मैं आपके कुछ नहीं लगते? क्या हमारी तकलीफ़ पे आपको तकलीफ़ नहीं होगी? उसकी पल की पल में भीगी थी। नहीं, जिन चीज़ों से मेरा कोई सरोकार नहीं, मुझे उनकी परवाह भी नहीं। संगदिली की हद तमाम कर गया था वो। हम दोनों से आप ही का तो सरोकार है। उसने उसका हाथ थामना चाहा, पर वो अपना हाथ उसकी पहुंच से दूर कर गया। आखिरी बार कह रहा हूँ, दूर रहो मुझसे। वो उसकी नम आंखों में अपनी सर्द बेतासुर आंखें गाड़ कर बोला। अब तुम मुमकिन ही नहीं, उसने हिम्मत करके बिखरे हुए लहजे में कहा। अपनी औकात मत भूलो, तुम्हारी हैसियत हमारे घर के मुलाजमों से भी बदतर है। उसने तल्खी से कहा। अच्छा, तो क्या जो इस रात आपने मेरे साथ किया वो आप अपने मुलाजमों के साथ भी करते हैं? न जाने कैसे उसकी ज़ुबान से बात निकली, उसे खुद खबर ना हुई। आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी ज़ुबान को लगाम देना सीखो। वो उंगली उठाकर उसे वार्न करता अपने कपड़े अलमारी से झपटने के अंदाज में लेता वॉशरूम में बंद हुआ। वो नम आँख के लिए वहीं खड़ी रही। अब तक यहीं खड़ी हो, अब जो खाना बनाया है लाकर भिगो के गई नहीं। वो बाथरूम से बाहर निकला, उसे वहीं खड़े देखकर भड़का। उसने चौंक कर उसे देखा, खामोशी से मशीनी अंदाज में कमरे से निकल गई। वो महज उसे ज़्यादा देखकर रह गया। कुछ देर बाद वो दोबारा कमरे में आई, खाने की ट्रे हाथ में थामे अपने हल्के से भारी सरापे समेत। न जाने क्यों वो चौधरी बेरोज़ के दिल में घर कर रही थी। उसने उसके सरापे से नजरें चुराई। मीरब ने खाना लाकर बेड पर उसके सामने रखा। वो खाना खाने लगा तो वो सोफे पर जाकर बैठ गई। मीरब ने कोई बात ना की, खामोश बैठ गई। बेरोज़ के लिए इस खामोशी में नवाले निकलना मुश्किल सा हो गया, पर खैर वो खाना खाकर ही हटा। वो दोबारा उसी अंदाज में आई, बर्तन उठाए कमरे से निकल गई और बेरोज़ महज लब भींच कर रह गया। वो ऐसे ही उसे मनाने के जतन करती रही, पर वो शायद कोई पत्थर था जिसमें दरार कर पाना मुश्किल सी बात थी। उसका 8वां महीना शुरू हो चुका था। उसका सरापा पहले से ज़्यादा भारी होने लगा था। उसे डॉक्टर्स ने बताया था कि उसके जुड़वा बच्चे हैं, पर उसने ये बात बेरोज़ को नहीं बताई। जितने दिन बीतते जा रहे थे उसकी उतनी हालत बदतर होती जा रही थी। अब भी वो अपना सूजा वजूद लिए बाग में कुर्सी पर रखे बैठी थी कि न जाने वो कहाँ से बरामद हुआ। मोबाइल पे लगा वो किसी से तेज़ लहजे में बात कर रहा था। मीरब ने उसे देखकर सर झटका। बेरोज़ की उस पर नज़रें पड़ी तो वो चलता उसके पास आया। अम्मा जी बता रही थी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हारी क्या हुआ है? वो उसके सामने दूसरी कुर्सी खींच कर बैठता मसरूफ़ से अंदाज में मुस्तफसर हुआ। ऐसी हालत में तबीयत वैसी ही बेजार रहती है, अम्मा जी ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। वो धीरे से बोली। बेरोज़ ने नज़र उठाकर उसे देखा। उसकी हालत सच में बज़ाहिर भी बहुत अजीब लग रही थी। वो हसीन और नाजुक नगोश दब से गए थे। उसका नाक भी शदीद किस्म का सूजा हुआ था। वो उसकी नाक देख कमीनगी से हंसा। अपनी नाक देखो तुम, तौबा पूरी रमूनी लग रही हो। वो अपना बेसाख्ता उमड़ता कहकर रोक नहीं पाया। क्या हुआ है मेरी नाक को? उसने अपनी नाक पे हाथ रखकर कहा। कुछ नहीं। वह मुश्किल बोला। आप क्यों हंस रहे हैं मुझ पे? वो रहान से हुई। कुछ नहीं, मैंने तो कहा था एबॉर्ट करवा लो बच्चे को, पर तुम ना मानिए, भूख तो। वो पल में संजीदा हुआ। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते? उसे अफसोस हुआ। बिल्कुल नहीं। उसने रुक मुड़ के कहा। आप प्लीज़ यहाँ से उठ जाएं, इस वक्त मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। वो बिगड़े तनफ़ुस समेत गोया हुई। पर कहूँगा औकात मत भूलो, फिर कहूँगा औकात मत भूलो। वो संजीदगी से कहता तनफन करता वहाँ से निकल गया। मीरब अपने सर की पुर्स्त कुर्सी की पुर्स्त से लगा गई थी। और फिर वो दिन आया जब उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। उसके घर एक बेटी और बेटा पैदा हुआ। अम्मा जी और अब्बा जी बेहद खुश थे। वो खुद भी बेहद खुश थी। उसको सबने बहुत फ़ोन किया, पर वो ना आया। मीरब को अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। वो घर आ गई। वो अपने बच्चों को साथ बिस्तर पर लिटाए खुद भी उनके बराबर पड़ी थी। बहरोज़ कमरे में आया, बच्चों पर नज़र तक डालना भी ज़रूरी ना समझा। उसने मीरब का हलक सूखा। उसकी आंखें नम हुईं। वो सोफे पर बैठा मोबाइल में ऐसे गुम था जैसे न जाने उसके कौन से खजाने उसके मोबाइल में पड़े हों। आप आए नहीं अस्पताल? उसने गहरी खामोशी तोड़ते कहा। वो बिना जवाब दिए हनूज अपने मोबाइल में गुम था। उसने दोबारा हिम्मत करके उसे मुखातिब किया। बहरोज़, मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसने उसे तकते नम लहजे में कहा। मुझे तंग करना बंद करो। ये बात अव्वल रोज़ से ही तय हो चुकी थी कि इस बच्चे से मेरा कोई सरोकार नहीं।
वो बिना निगाह उठाए बेजारी से लहजे में बोला, फेरोज़ बस भी करते हैं, अब मुझसे नफरत समझ आती है कि मैं आपके भाई के कातिल की बेटी हूँ, पर ये तो आपका अपना खून है, आपकी अपनी औलादें, उनको किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप? उसकी आंखों से आंसू भल भल बहने लगे। प्लीज़ अपना लेक्चर बंद करो, सर में दर्द करके रख दिया। सर मेरी की दीवार पहले से ज़्यादा ऊंची हो चुकी थी। वो खामोश रही, उससे आगे तो उससे एक लफ्ज़ भी न कहा गया। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे, आज उसके बच्चे पूरे 10 दिन के हो चुके। उसको नहलाने उनको नहला धुलाकर साफ सुथरा किया। फिरोज़ बेड पर ही बैठा था, पर बेनियाज। मीरब ने अपने बच्चों को कपड़े पहनाए, अच्छे से लपेटकर दोनों को बेड पर लेटाया। मीरब की एक जो नज़र फिरोज़ पे गई, गलती से भी उसकी निगाह अपने बच्चों को देखने के लिए नहीं उठी थी। वो उनको बारी बारी फीड करवाकर कमरे में बिस्तर पर लेटाकर चली गई। फिरोज़ ने एक नज़र आंख उठाकर कमरे से बाहर जाकर देखा, वो कहीं नहीं थी। फिरोज़ ने एकदम मोबाइल साइड पर रखा, दोनों बच्चों के माथे पर एकदम झुककर अपने लब रख गया था। उनके नन्हे हाथों को अपने हाथों में थामता भारी भारी उनके हाथों पर प्यार करने लगा कि उसे किसी के कदमों की चाप महसूस हुई। उनसे दूर होकर वापस खुद मोबाइल में गर्क कर गया। मीरा जल्दबाजी में कमरे में अलमारी खोलकर कुछ सामान निकालकर वापस कमरे से निकल गई। उसके जाते ही वो वापस अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जा हो गया। काफ़ी वक्त बीतने के बाद भी जब वो वापस न आए बच्चों के पास, तो उसे तशवीश हुई। वो कमरे से निकलकर लॉन्च की तरफ आए। सामने सोफे पर बैठा शरोज़ चहक चहक कर मीरब और अम्मा जी से बात कर रहा था। वो शुरू से ऐसा था, हर किसी से जल्दी घुल मिल जाने वाला। तुम कब आए? फिरोज़ ने अंदर आते कहा। मैं भी आया, मुझे पता चला मेरे यार ने मुझे याद किया और वह झट से चला आया। उसका कहका बेसाख्ता था। नौटंकी इंसान, कभी तो इंसान बनो। फिरोज़ हंसते हुए उससे बगैर हुआ। इसको क्या मसला आ गया है? अबे इंसान ही हूँ, बस तेरी तरह आदम बेजार नहीं हूँ, शेरोज़ कहका लगाकर बोला। हाँ वो तो दिख रहा है, वो मुस्कान दबाकर कहता शेरोज़ को जला गया। ज़्यादा बकमत, शेरोज़ ने मुंह बनाया। बैठ जा, फिरोज़ ने सोफे पर बैठते उससे भी बैठने का कहा। बैठ रहा हूँ, तेरे बच्चों को देखने आई थी दूर से, वो खुश इखलाकी से बोला। फिर उसके चेहरे पर एकदम संजीदगी तारी हुई। उसने मैं जितना ही कहने पर इत्तेफाक किया कि एकदम मीरब की आवाज़ों से चौंका दिया। मैं लेकर आती हूँ दोनों को। वह चहक के कहती कमरे की सिमत रुक कर गई। अम्मा जी भी उनको मुस्कुरा कर देख रही थी। और सुना क्या हाल है? फिरोज़ ने उससे मुखातिब किया। एकदम मस्त हाल है, फिरोज़ ने कहकर लगा कर बताया। वो दिख रहा है कमीने। शेरोज़ ने कमीनेपन से आंख मारी। दोनों की नज़र एक साथ मीरब की तरफ उठी। मीरब की गोद में दोनों बच्चे थे। फिरोज़ एक नज़र देख नज़रें फेर गया। शेरोज़ एकदम पुरजोश होता उठा था। उसने मीरब की गोद से दोनों बच्चों को लिया। शेरोज़ बच्चों को लेकर फिरोज़ के पास आया, उसी के बराबर बैठ गया। हैरत की बात है, वैसे भाभी लड़की कौन है, लड़का कौन है? शेरोज़ दोनों के गोल मटोल चेहरों को देखकर हैरत से बोला। ये बेटी है, इसका नाम अम्मा जी ने दानिन रखा है, और ये बेटा, उसका नाम अब्बा जी ने जुल्करीन रखा है। वो चेक कर शेरोज़ को बता रही। वो बड़े ही एक जैसे नाम है, बिल्कुल इन दोनों जैसे। वो उसे देखकर हंसा था। मीरा भी हंसी। दोनों के अंदाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों पहली बार मिल रहे हैं। वैसे मीरा, तुमने यूनी में एडमिशन क्यों नहीं लिया? ये शेरोज़ ने संजीदगी से पूछा। वो मैं लेना चाहती थी एडमिशन, पर अचानक से सब कुछ हो गया। फिर मेरा निकाह हो गया और बच्चे हैं, तो अब तो बिल्कुल ही मुश्किल बात है। वो धीमे लहजे में गोया हुई। अरे पागल, मुझे पता होता ना तुम यहाँ हो, मतलब मेरे अपने चाचू के घर, तो मैं तुम्हें खुद लेने आता और तुम्हारा यूनी में एडमिशन करवाता। और अब भी मैं ऐसा ही करूँगा। अपनी पढ़ाई छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चों का क्या है, कुछ घंटे ये निकम्मा संभाल लिया करेगा ना। शेरोज़ ने चहक कर तमाम बात ख़त्म की। मीरा महज धीरे से गर्दन हिला गई थी। और रही बात फिरोज़ की, तो उसका हाल गुस्सा से बुरा था। ये बात बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो पा रहा था उसके लिए कि कोई उसकी बीवी से ऐसे हक जताते लहजे में बात कैसे कर सकता है। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? फिरोज़ ने सूखे लबों पर ज़ुबान फेंक कर कहा। हाँ, बहुत अच्छे से। शेरोज़ ने चहक कर कहा। अच्छा, कैसे जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? फिरोज़ के अंदाज में मीरब की रीढ़ की हड्डी सुनाई थी। अरे फरिश्ते की बेस्ट फ्रेंड है, ये हॉस्टल में रहा करती थी कराची में, और फरिश्ते भी वहीं रहती थी। अब हैदराबाद से कराची जाने में भी 2 घंटे तो लग ही जाते हैं ना। वो मगन से लहजे में बच्चों को प्यार करता बोला। अच्छा। फिरोज़ ने मीरब की आंखों में आंखें डालकर ऐसे अच्छा कहा कि मीरब का हलक कुछ गलत ना होते हुए भी सूख गया। मैं इनको रूम में ले जाती हूँ, सो रहे हैं दोनों, जाग गए तो फिर रोएंगे, कोई काम नहीं करने देंगे। वो बच्चे शेरोज़ से लेकर अपने कमरे में चली गए। फिरोज़ ने शेरोज़ को चेंज करके फ्रेश होने का कहा और उसके पीछे कमरे में गया तो बिस्तर पर परेशान सी बैठी थी। उसने एकदम उसे कलाई से थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा किया था। वो कटी पतंग की मानद उसके सीने से लगी थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम जानती हो शेरोज़ को? उसके लहजे में शोलों की लपक थी। जी, वो मुझे खुद आज पता चला कि शेरोज़। वो सहमे हुए लहजे में बात अधूरी छोड़ गई। नाम मतलब शर्म नहीं आती किसी गैर मर्द का मेरे सामने नाम लेते? वो उसे दीवार से लगाते गुराए। प्लीज़ मुझसे दूर रहें, उसने खुश्क होता हलक तर करके कहा।
क्यों दूर रहूं? हक रखता हूँ तुम पर भी और तुम्हारे इस दिल पर भी। उसने खूनशाम नज़रों से घूरते कहा। प्लीज़, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, वो सिसकी। पराए मर्द का नाम मेरे सामने, अपने शौहर के सामने गलती से निकल गया। उसका बाजू जनूनियत से दबोचा। माफ़ कर दें, बेख्तियार निकल आने वाली सिसकी को दबाकर कहा। कैसे कर दूं माफ़? उसने सर झुकाकर उसे घूरते कहा। आपको क्या हो गया है अचानक से? वो हैरत से सहमती हुई नज़रों उसकी तरफ उठाकर बोली। बहुत खूब। अब तो तुम्हें मुझ में फॉल्ट ही दिखेंगे ना। एक बात कान खोल कर सुन लो, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। वो उसकी गर्दन पर दबोचता जनूनियत से कहता मीरब को मजीद सहमा गया। एकदम कमरे की खामोश फिजा में बच्चों के रोने की आवाज़ गूंजी। वो बच्चे रो रहे हैं, दूर हटें। वो उसके सीने पर हाथ रखती से खुद से दूर करती ककुपाए लहजे में गोया हुई। तुम्हें क्या लगता है तुम बच्चों का बहाना बनाकर मुझसे बच जाओगी? सोचना भी मत। वो उसकी बाजू पर अपनी गिरफ्त पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर गया था। बहरोज़ वो रो रहे हैं। वो नम पलकें उठाकर गोया हुई। ठीक है, कसम खाओ तुम्हें शरोज़ से मोहब्बत नहीं। अल्लाह, ये लड़का लगता है साइको है। बहरोज़ ने अपना दायां हाथ दीवार पर रखकर मजीद उस पर झुकते कहा। मैं कसम खाती हूँ मुझे उनसे मोहब्बत नहीं। पर वो नज़र झुकाए मजबूत लहजे में कहती बात अधूरी छोड़ गई थी। पर क्या? वो बेताज़गी से मुस्तफसर हुआ। पर मुझे आपसे मोहब्बत है बेहद। उसने नज़र उठाकर उसे देखा तो उसके चेहरे पर नरमी के बजाय सख्ती थी। चेहरे की तासुरत करख्त। मजाक बना रही हूँ मेरी बेबसी का? वो उसका चेहरा दबोचता भड़का। कैसी बेबसी? क्या हुआ है आपको? प्लीज़ छोड़ें। बमुश्किल खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा पाई। जाओ अपने बच्चों को देखो, मुझसे तुम्हें वैसे भी कोई सरोकार नहीं। वो उसे बेड की सिम धकेलता अखड़ लहजे में गोया हुआ। ये बच्चे आपके भी हैं बहरोज़। वो दानिन को उठाती प्यार करने लगी। उसे धीरे से अपने सीने से लगाए वो चुप करवा रही थी। पर मुझे नहीं चाहिए थे, टूटे हुए लहजे में कहा। तो फिर इस रात मेरे करीब ही ना आते? अब कि वो भी भड़की थी, तंग आ चुकी थी वो हर वक्त की उसकी इस गर्दान से कि उसे बच्चे नहीं चाहिए थे। क्या मतलब ना आते? क्यों ना आता? हाँ, बीवी हो मेरी, हक है मेरा। और मेरा अब भी जब दिल करेगा मैं आऊँगा तुम्हारे पास। वो भड़का था। उफ, साइको मर्द। मैंने ये नहीं कहा कि आपका हक नहीं। जैसे मुझ पर आपका हक है ना बहरोज़, वैसे ही आप पे मेरा भी हक है। मेरे हकूक़ का क्या? कभी सोचा आपने मेरे हकूक़ के बारे में, या बस अपने ही हकूक़ याद रहते हैं आपको? ठीक कह रही है। उसकी आंखें पल में भीगी। क्या चाहिए तुम्हें? और अच्छा खाती हो, पीती हो, पहनती हो, बच्चे तक तुम्हारे पास, इस घर की मालकिन बनकर फिरती हो। और क्या चाहिए? वो उसकी बात पर भड़क ही तो उठा था। क्या बस एक औरत की ज़रूरत यही सब होता है? उसने दानिन को बिस्तर पर लेटाते कहा। तो और कौन सी ज़रूरतें होती हैं जो पूरी नहीं हो रही? हाँ, सबसे अहम ज़रूरत तो काफ़ी अरसा हुआ पूरी ही नहीं की मैंने। शायद तुम इसी की बात कर रही हो। चलो आज वो ही पूरी कर देता हूँ। वो उसके करीब आता बेड पर उसके मुकाबिल बैठा था। हाथ भी न लगाइएगा, मुझे अफसोस है। मुझे आपकी जहनीत पे शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। आप कह रहे थे ना, और क्या ज़रूरत होगी एक औरत की? औरत का तो पता नहीं, पर एक बीवी को मोहब्बत, इज़्ज़त, मान, भरोसे की ज़रूरत होती है, जिनमें से आप मुझे कुछ भी ना दे सके। वो उंगली उठाकर उसे मौन करते लहजे में गोया हुई। वो तो शायद मैं कभी नहीं दे सकता। वो नज़रें फेर कर बोला। क्यों नहीं दे सकते? वो जनूनी हुई। मुझे नहीं पता क्यों, पर बस नहीं दे सकता। उसके लहजे में बला की सख्ती थी। वो 2 पल के लिए बेबसी और खामोशी से उसे देखती रही। आप क्यों हैं इतने संगदिल बहरोज़? ये देखें, ये हमारे बच्चे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनकी ज़िंदगियों का क्या होगा? ये तो मासूम बिखर कर रह जाएंगे। वो उसके करीब होती उसके हाथ थाम कर मोहब्बत से गोया हुई। मुझे पता है ये बिखर जाएंगे, पर मैं खुद बिखरा हुआ हूँ, उनको कैसे समेटूँगा? उसके गहरे सवाल पर वो धीरे से मुस्कुराई। मैं आपको समेट लूँगी और फिर हम दोनों मिलकर अब कभी अपने बच्चों को बिखरने नहीं देंगे। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर नम लहजे में गोया हुई। तुम्हें नहीं पता मीरा, पर मैं बेहद बिखरा हुआ हूँ। वो धीरे से उसके अपने हाथ उसके गाल पर रखता उसको सहलाने लगा था। क्यों हैं आप इस कदर बिखरे हुए? वो उसके मज़ीद करीब हुई। मेरी माँ एक बदकिरदार औरत थी, दुनिया की नज़रों में, मेरे बाप की नज़रों में, पर वो बदकिरदार नहीं थी। वो तो एक अजीम औरत थी। अब्बा जी के किसी दोस्त ने उनसे कहा कि उनकी हवेली से अभी कोई कूद कर निकला, यकीनन उनकी बीवी का आशिक होगा। उसकी आंख से एक मोती टूट कर गिरा। मीरब ने इस अनमोल मोती को अपनी उंगली से पुरों से चुन लिया। अब्बा जी घर शदीद गुस्से में आए और मेरी इन आंखों के सामने मेरी माँ के सीने में गोलियां उतार दी। मेरी माँ मर गई, मैं तन्हा हो गया। तुम जानती हो, सारी ज़िंदगी मैंने अपने अम्मा अब्बा को लड़ते देखा और फिर उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। एक बार भी उनका दिल न कांपा, उनके हाथ न कांपे। फिर अब्बा ने मेरी खाला यानी अम्मा जी से शादी कर ली। सारी ज़िंदगी उनकी भी कोई मेरी माँ से मुख्तलिफ ना गुजरी, ताने शाना मारपीट ही देखी उन्होंने। तुम बताओ मीरब, जिस इंसान ने कभी खुशहाल घराना खुद ना देखा हो, वो अपने बच्चों को कैसे खुश रख सकता है? बहुत मुश्किल है ये। वो बिखरे हुए लहजे में गोया हुआ। आप जानते हैं बिखरे हुए हैं, इसीलिए आप कभी चाहकर भी अपनी औलाद को बिखरने नहीं देंगे। वो नम लहजे में गोया हुई।
पर तुम्हें तो बिखेर चुका हूँ ना मैं जाने अनजाने में। वो उसे तकता गोया हुआ, पर मैं नहीं बिखरी। मुझ में आज भी बहुत उम्मीद और हिम्मत है। मैं आज भी वैसे ही दामन बिखेरे खड़ी हूँ, बस चाहें तो महज मान भरोसा, इज्जत और मोहब्बत। उसकी आंख से आंसू लड़ियों की मानित बहे निकले थे। वो उसे खुद में भेजता अपने सीने से लगा गया। तुम जानती हो हमारी पहली मुलाकात, याद है तुम्हें? मुझे तो तुमसे तभी मोहब्बत हो गई थी। वो उसके माथे पर अपने लब रखता मोहब्बत से गोया हुआ। अपने बच्चों को तो देख लें, उसने मुस्कुरा कर कहा। देख चुका हूँ बहुत बार। वो उसके गाल से लाता लब दबा कर गोया हुआ। कब? वो हैरान हुई। जब जब तुम उन्हें तन्हा छोड़ कमरे से बाहर जाती थी, मैं उन्हीं के साथ अपना वक्त बिताता था। वो नरमी से गोया हुआ। आप कितने बदतमीज़ हैं। मैं कितनी परेशान रहती थी सोच सोच के कि आपने अपने बच्चों को एक नज़र भी नहीं देखा, और आप थे कि वो बुरा मुंह बनाती उसके पास से उठने लगे कि एकदम उसने उसे खींच कर खुद में कैद किया। मुझे बदतमीज़ कहने की हिम्मत किसी में नहीं। वो उसे तकता मसनूई गुस्सा चेहरे पे लाता बोला, माफ़। वो उससे माफ़ी मांगने लगी कि वो उसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखता उसके अल्फाज गुम कर गया। तुम ना बहुत बुद्धू हो। वो हंसता हुआ उस पर झुकने लगा कि वो एकदम उसे खुद से दूर झटकती कहकर लगाती कमरे से ही निकलने वाली थी कि बेरोज़ ने उसे लपक कर उसकी पुष्ट से अपनी बाहों में भरा। कहाँ भाग रही हो? उसकी गर्दन पे लब रखते पूछा गया। खाना बनाना है, छोड़ें। वो गुलनार चेहरे लिए लब काटती गोया हुई। पर मैं तो कुछ और। वो उसे खुद में भेज कर गोया हुआ। प्लीज़ हटें। वो उसे खुद से छुड़ाती भागी थी। वो कहकर लगाता अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जा हो गया। हाँ, उसकी ज़िंदगी कठिन रही थी, फिर आप उसकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली थी। उसने अपने बच्चों को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वो कमरे के दरवाजे के पीछे से खड़ी उसे देखती आसूदगी से मुस्कुराई। ख़त्म शुद। सो फाइनली ये शॉर्ट नावल जो है एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मुझे अगर देखा जाए तो पसंद आया है। राइटर ने अच्छा लिखने की कोशिश की है। जब कोई नया राइटर लिखता है, लिखना स्टार्ट करता है, तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए है। ठीक है, तो मेरे इस पे रिव्यूज़ जो हैं अच्छे हैं, मतलब कि कोशिश अच्छी की गई है लिखने की। एक हल्का फुल्का लाइट सा नावल लिखा गया है। ठीक है, यानी कि वनी के ऊपर ज़्यादा जुल्म भी नहीं दिखाया गया। खैर, अब उसके अलावा अब हमारी बारी है कमेंट शेयर करने की। तो अब हम देखेंगे कि आज हम 2 नॉवेल्स यानी ख्वाब अशकम सीज़न 1 सीज़न 2 उनके कमेंट्स जितने भी रीडर्स ने किए हैं उनके कमेंट्स हम शेयर करेंगे। तो चलिए मिलकर कमेंट्स देखते हैं और रिव्यूज़ देखते हैं। सो प्यारे रीडर्स, यहाँ पर जो है मैंने ख्वाब अशकम सीज़न 1 का जो पूरा कंप्लीट पार्ट एक साथ अपलोड किया था, उसके कमेंट्स मैं ओपन कर चुकी हूँ। ये देखें, यहाँ पे 8 डिफरेंट वेज कंप्लीट उर्दू ऑडियो नावल ख्वाब अशकम। ठीक है, तो उसके कमेंट्स हम रीड करते हैं। तो राना मतीन ने कमेंट किया है, सबसे पहले तो आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, और आपने काफ़ी अच्छा रीड किया। और दूसरी बात, आपने डायलॉग पूछा कि कौन सा अच्छा लगा है डायलॉग, वही जो आपने कहा कितने मोबाइल्स हैं उनके पास। यश ने 2 से 3 मोबाइल्स तो तोड़ लिए थे ना, आपने अपना नेम नहीं बताया। ठीक है, तो मैं अपना नेम आपको बताती हूँ। मेरा नेम जो है सारा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये सीन, जब इस नावल में ये सीन आया था ना, मुझे खुद बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी और हंसी भी आ रही थी कि उसके पास इतने मोबाइल्स हैं, तोड़ता ही जा रहा है। खैर, थैंक यू सो मच राना, आपने कमेंट्स किया और बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है हानिया हानी है, उन्होंने नाइस का कमेंट किया है, थैंक यू सो मच देयर। और अक्सा भट्ट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, आपको खुश रखे अल्लाह, आपको खुश रखे आमीन। थैंक यू सो मच, आपको भी खुश रखे डियर, और कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद फ़हद अहमद हैं, उन्होंने नाइस कहा है, थैंक यू सो मच फ़हद। और रैंडम यूज़र ने हमारे पास हार्ट रिएक्ट किए हैं। और उसके बाद सुहेब मलिक, इन्होंने कहा है डार्क लव सागा की एपिसोड नेक्स्ट तो सेंड कर दें। तो डियर, यहाँ पर डार्क लव सागा जो है पोस्ट नहीं हो रहा था, वो दूसरा चैनल है ईबा वाला, उस पर हुआ था। कासिम नवाज़ ने भी हार्ट और स्माइली इमोजी रिएक्ट किया है। ईबा आपी कहाँ हैं? ईबा आपी अपने घर पर हैं। ईबा को मैं बताऊंगी, ईबा को बोलूँगी, ईबा वारिस शाह जो है वो आपका पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ईबा से मैं कहूँगी। और दूसरी बात है उमैर खान ने कहा है वेरी नाइस नावल, थैंक यू सो मच डियर। और उसके बाद हमारे पास है अहमद ने कहा है आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच। और हमाद छठ हैं, उन्होंने कहा आप वही हैं ना जिसने छोटी दुनिया नावल रीड किया था? हाँ, मैंने छोटी दुनिया नावल रीड किया था, बट हमारा पुराना चैनल था
ऑल ऑडियो नॉवेल्स वाला, उसके ऊपर शायद आप लोगों को याद हो तो मैंने वहाँ पर रीड किया था, बट नहीं, इस न्यू चैनल पे मैंने रीड नहीं किया। इस चैनल पर जो है इस न्यू चैनल के ऊपर जो है मैंने दूसरी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं रिदा, उनसे रीड करवाया था। आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मोहब्बतें बांटते रहें, कमेंट्स करते रहें। और अगर आप लोगों को इन ख्वाब इश्क़ नॉवल का जो है लिंक चाहिए है तो इसको मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, कमेंट सेक्शन में भी इसको मैं पिन कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी इजीली देख सकते हैं, ठीक है। दो सीज़न्स की जो है मैं पिन कर दूँगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मोहब्बतें बांटते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लास्ट में कमेंट्स कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स भी रीड करके हम लोग एंजॉय करने वाले बन सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।